हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट फॉर स्टूडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लद्दाख में नए ज़िले बन गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, टोटल कितने हो गए हैं, वो चर्चा करेंगे। एक नई नीति जारी हुई है, बायो ई नीति, वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया है, वो चर्चा करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण दिवस है, इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं। ठीक है, नई नीतियां हैं, नई योजनाएं हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाए हैं। यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा 5। ठीक है, 5 नए जिले बनाए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये 26 अगस्त को अपने एक्स हैंडल के ज़रिए, यानी ट्विटर हैंडल के ज़रिए इसकी जानकारी दी है। ठीक है, इस पर में डिटेल जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ज़रिए। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, लद्दाख के 5 नए जिलों का नाम बताएं, जिससे यहाँ जिलों की संख्या कुल जो है ना वो 7 हो गई है। टोटल अब 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में, पहले सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, ये टोटल 5 नए ज़िले हो गए हैं। और ये देख रहे हैं आप ट्वीट या कहें एक्स हैंडल पर जो उन्होंने लिखा है, पहले तो अमित शाह ने लिखा जो गृह मंत्री हैं, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, कि नए ज़िले बना दिए गए हैं। तो सरकार का कहना है कि नए 5 ज़िले बनाने का मकसद ये है कि सरकार आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंच सके और प्रशासनिक लाभ जो है ना लद्दाख के लोगों को वो बेहतर ढंग से मिल सके। क्योंकि अभी क्या है ना कि सिर्फ 2 ज़िले हैं, कौन कौन से? लेह है और करगिल है। तो ऐसे में इतना बड़ा लेह है, हालांकि कुछ हिस्सा जो है पीओके है उधर और कुछ हिस्सा चीन, जिसको अक्साई चीन कहता है, वो उसके कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी ये बहुत लंबा इलाका, जैसे लेह ही बहुत लंबा है, करगिल ही बहुत लंबा इलाका है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ा ही दुरूह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब टोटल जो है ना वो कितने हो गए हैं? 7 जिले हो गए हैं। कौन कौन से? लेह और करगिल पहले से था 2, इसके अलावा जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये नुब्रा भी लिखते हैं कुछ जगह और नुब्रा भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 7 नए ज़िले हैं। बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, ये भारत का सिरमौर है ये हमारा, और वहाँ पर अलग अलग ज़िले बनाए गए हैं। ठीक है, तो 5 नए ज़िले, ये सब नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लद्दाख में नए ज़िले हैं। देखिए, 2019 की बात है जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया था लद्दाख। और यहाँ पर ये भी सवाल हो सकता है कि आखिर केंद्र सरकार ने ये काम क्यों किया है। आमतौर पर जो तमाम राज्यों में आप देखते होंगे कि वहाँ की राज्य सरकारें ये तय करती हैं कि हम ज़िले अलग अलग करेंगे, तो क्यों नहीं वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उपराज्यपाल होते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये सीधी बात है, नाम से ही आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सारा कंट्रोल यहाँ पर केंद्र सरकार का है। वहाँ जो उपराज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के निर्देशों पर वहाँ काम करते हैं। और वहाँ आपको पता है कि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उपराज्यपाल हैं जो कि पूरा का कंट्रोल करते हैं, और एक पूरी समिति है। और इसके अलावा वहाँ चुन के लोग आते हैं अलग अलग ज़िलों से, उस जो पूरी प्राधिकार समिति है और वो पूरा संचालन करती है। ठीक है, तो 2019 की बात है जब लद्दाख बना था केंद्र शासित प्रदेश। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया था, हटाया गया था। और उसके बाद फिर इस राज्य को, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्से में बांटा गया था, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है इस वक्त? कौन है? राजधानी तो लेह है और राज्यपाल है वहाँ के बी.डी. मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है? बी.डी. मिश्रा इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एसएससी जीडी का पराक्रम बैच हमारे ऐप शार्प लर्निंग पर लॉन्च हो चुका है। आप डाउनलोड कीजिए ऐप और देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, हम लोग मात्र 200 रुपये में ये पूरा कोर्स करवाएंगे। स्टार्ट डेट कोर्स का ये जो है ना 5 सितंबर से है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ढेर सारे अलग अलग एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे। तो 10 लोग तो ये देख रहे हैं, 10
जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं भी हूँ जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, और तो आप लोग को ज्वाइन जरूर करना चाहिए जो लोग भी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में लोग करते हैं तैयारी। और तो अगर आपके जानने वाले भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर बताइए उनको कि हम लोग अगले 3 महीने में कोर्स पूरा कराएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट का बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, उसका नाम है शार्प लर्निंग। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ है। और हाँ, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब जो शार्प लर्निंग है उसका भी एक यूट्यूब चैनल वो भी हो चुका है, बन चुका है। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उसके जितने भी क्लासेस हैं, उसकी जितनी प्रिपरेशन के बारे में है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिला करेंगे। और इस चैनल पर सरकारी जॉब न्यूज़ पर आपको करंट अफेयर्स, इसके अलावा जीएस वगैरह वगैरह के कंटेंट आपको मिला करेंगे। ठीक है, जल्दी हम लोग उसके बारे में आपको और डिटेल बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। तो इसमें 3 का मतलब क्या है? ये जो 3 लिखा हुआ है बायो E3, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थव्यवस्था के लिए जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोजगार। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि केंद्रीय कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है इस स्कीम को टू बूस्ट बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है 22 अगस्त को, और उसी में ये फैसला सुनाया गया। और इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग की है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने कहा है कि जो नीतिगत विषय हैं उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, और कुछ डिटेल भी यहाँ पर बताया गया है आधिकारिक बयान के अनुसार कि यह नीति सरकार की जो शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था बनाना है, यानी नेट ज़ीरो इकॉनमी जो भारत को बनाना है, जो हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है 2070 तक, तो उसके लिए, और इसके अलावा पर्यावरण के लिए, जीवन शैली को बेहतर करने के लिए ये सब काम किया जाएगा। ओके तो ये चीज़ है बायो E3 नीति है, एक पॉलिसी है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, हरित विकास की ओर आगे ले जाया जाएगा, ये कहना है गवर्नमेंट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किन योजनाओं को विज्ञान धारा योजना में विलय कर दिया है? यानी केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। आंसर का उसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब क्या हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये काम ये किया जा रहा है, मतलब कि इन सब ये सब तीनों जो है ना अलग अलग योजनाएं चलती थी, अब उसको एक ही स्कीम में जोड़ दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है विज्ञान धारा। अगर इसको आप लोग कहेंगे कि हिंदी में बता दूं तो इसका मतलब क्या होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण। ठीक है, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जानते हैं अनुसंधान और विकास। इसके अलावा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब ये हुआ कि नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता। तो ये सब चीज़ें, इन सब जो योजना थी, अलग अलग योजनाएं चल रही थी, और ये DST कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो इस सब को कर रहा था और अब उन सब को एक विज्ञान धारा में कर दिया गया है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये फैसला हुआ है 22 अगस्त को। उद्देश्य यही है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन से संबंधित जो इकोसिस्टम है उसको और बेहतर किया जाए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वहाँ रिसर्च के काम, डेवलपमेंट के काम, लेबोरेटरी में बेहतर काम हो सके, इन सब को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर डिटेल भी बताया है कि विज्ञान धारा स्कीम के 5 स्तंभ है।
5 स्तंभ ये सब बताए गए हैं। क्या क्या स्तंभ है? 5 स्तंभ। तो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको रिसर्च, इनोवेशन, इन सब के क्षेत्र में इंटर्नशिप प्रदान करना। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी यूजी और पीजी उस स्तर पर भी फेलोशिप, डॉक्टरेट के अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन, पीजी और डॉक्टरेट जो यानी पीएचडी कर रहे हैं उन सब में और बेहतर काम करना और रिसर्च कराना और इन वो जो फंड वगैरह है ना उनको देना। ठीक है, इसके अलावा क्या बात है? और भी बात है कि इंटरनेशनल सहयोग से रिसर्च और इनोवेशन को मजबूती देना, दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर ये काम करना। ठीक है, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट और जॉइंट फेलोशिप ये सब चले, इसको मंजूरी दी जा सके ताकि देश में वैज्ञानिक जो क्षमता है वो और बेहतर ढंग से बढ़ सके। ठीक है, और क्या कहा गया है कि फोकस ऑन एरिया दैट अफेक्ट सोसाइटी लाइक क्लाइमेट चेंज। मतलब ये हुआ कि समाज के लिए जो है ना वो क्लाइमेट चेंज जैसे जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इन सब एरिया को रिसर्च के दायरे में बहुत ज़्यादा रखा जाए। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन एरियाज़ लाइक क्लीन एनर्जी क्षेत्रों में जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने बताया कि नेट ज़ीरो जो हमें 2070 तक प्राप्त करना है, उसके लिए ये सब किया गया है। तो विज्ञान धारा नाम आप ध्यान रखना, विज्ञान धारा। ठीक है, तो उसको जो ना ये किया गया है, उसको लेकर मतलब अलग अलग योजनाओं को मिक्स करके विज्ञान धारा बना दिया गया। ठीक है, तो इसको जो पूरा जो ये सारी योजनाएं थी उन सबको एक कर दिया गया और ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना, ये किसका है? वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो उसके अंतर्गत होता है। तो वही देश में रिसर्च को लेकर काम करता है, फंड वगैरह देता है। ठीक है, तो इसको लेकर विज्ञान धारा जो है ना, उस योजना को लेकर भी तय किया हुआ है कि कितना खर्च करना है। तो देखिए 2021 से 2021-22 से लेकर 2025-26 तक विज्ञान धारा की जो योजना है उसके लिए फंड भी एलोकेटेड है। 5 वर्षीय इस योजना के लिए 10,579 करोड़ रुपए कितना है? 10,579.84 इतना करोड़ रुपया जो है ना वो इस पर व्यय किया जाएगा। और 15th जो फाइनेंस कमीशन था उसने ये रकम जो है तय की हुई है कि इसके लिए हमें इतना खर्च करना है। ठीक है, 10,579.84 करोड़ रुपए। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुंवर नटवर सिंह, उनका निधन हो गया 10 अगस्त 2024 को। तो वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुके थे? आंसर का मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उनके कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुके थे। और विदेश मंत्री रहने से पहले राजनीति में रहे, उससे पहले वो सबसे पहले IFS अधिकारी थे, यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। और 1984 में IFS की नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और फिर कुछ वक्त तक राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 22 मई 2004 से लेकर 6 दिसंबर 2005 तक वो विदेश मंत्री भी रहे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी जो पोर्टफोलियो था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। क्या है? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। काफ़ी वो चर्चित रही है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा वो बुक, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो लीडरशिप है उस पर काफ़ी कटाक्ष किया था उस बुक के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं शानदार ढंग से, तो 1 साल का पूरा प्लान है। चाहे SPC से, उसके लिए अलग से मेंबरशिप प्लान है, और दूसरा मेंबरशिप प्लान है बेसिक वाला, जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब के लेवल का है। तो आप देख सकते हैं ऐप जो है हमारा शार्प लर्निंग आपका ऐप है, तो उसको डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। इसके ज़रिए आपको मिलता है पीडीएफ डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो पीडीएफ भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और वो भी उसमें वीडियो का लिंक होता है। जैसे जो जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, तो वहाँ पीडीएफ आप देखेंगे, वहाँ वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा। किसी चीज़ को और क्लियर करना है आपको तो साथ में टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, इसके अलावा वीडियो मिलता है, और आपके संबंधित एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जैसे आईएसपीसीएस का जो मेंबरशिप है उसमें और बेसिक में बाकी के भी टेस्ट सीरीज़ अलग सारे सब्जेक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और इन्फॉर्मेशन कि जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स मैराथन अवेलेबल है। 800 से ज़्यादा प्रश्न है, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो। देखना चाहिए जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो उन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन कैटेगरी में 33 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी, इन सब में। ठीक है, क्या क्या है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो टोटल ये 4 तरह की कैटेगरी है, इन सब के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो ये अवार्ड के बाद का जो फोटोग्राफ सेरेमनी हुआ उसका आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो अवार्ड दिए गए हैं उन सब की लिस्ट भी मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। जैसे विज्ञान रत्न की बात करेंगे। विज्ञान रत्न, हाँ, विज्ञान रत्न जो है ना, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ को मिला है। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि विज्ञान रत्न अवार्ड एक ही व्यक्ति को मिला है। जिसे ये विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड भारत का ये माना जाता है। क्या है नाम इनका? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखना छूट गया है। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। इसके अलावा जैसे विज्ञान श्री का जो अवार्ड मिला है ये इन सब को मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कृषि विज्ञान में डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सी को, परमाणु ऊर्जा में डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, जैविक विज्ञान में प्रोफेसर उमेश वार्ष्णेय और प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर को मिला है। पृथ्वी विज्ञान में प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी को मिला है। इंजीनियरिंग साइंस में प्रोफेसर भीष्म सिंह को मिला है। मेडिसिन में यानी चिकित्सा में डॉक्टर संजय बिहारी को मिला है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि और प्रोफेसर राहुल मुखर्जी को मिला है। भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर लक्ष्मण मुथुस्वामी और प्रोफेसर नबा कुमार मंडल को मिला है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को मिला है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, अगर हम बात करेंगे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में, तो वो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देख सकते हैं इन सबको। और ये सवाल हो सकता है विज्ञान टीम का अवार्ड किसे मिला है? तो टीम चंद्रयान 3 को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये पूरी लिस्ट है जो मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है। पीडीएफ डेली का फ्री होता है, वो आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने काम का है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये शेरों के संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास है, 2013 से मनाया जाता है। और आपको बताऊं कि अगर शेरों की बात होगी, बड़ी बिल्लियों की बात होगी अगर, तो भारत सरकार ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। इसके तहत क्या है, बड़ी बिल्लियां जैसे शेर, बाघ, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर, चीता, इन सब के भविष्य को सुरक्षित करना था। और 90 से ज़्यादा देश उस अलायंस में जुड़े थे। तो उसमें उस अलायंस में एक हिस्सा जो है ना वो शेर भी है। अगर बात हो कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या है शेर, कहाँ बसते हैं, तो वो है गुजरात के गिर में, गिर जंगल है वहाँ पर, गिर अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। आंसर का इसका 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को। और इस बार की थीम क्या है? थीम देखिए आप,
प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व का मानवीकरण। तो ये है इस बार की थीम, ये जो विश्व हाथी दिवस है उसका। ठीक, उद्देश्य यही है कि एशियाई और अफ्रीकी जो हाथी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, उसका संरक्षण का काम करना। और पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस क्या है, या कहिए अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस, तो ये 2012 में मनाया गया था। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ही रही। दुनिया भर में एशियाई हाथी सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। करीब एशियाई हाथी की बात करेंगे सिर्फ तो 60% भारत में ही होते हैं। ओके, और भारत में पहली बार 2017 में हाथियों की गणना हुई थी। उस वक्त 30,000 हाथी जंगलों में रह रहे थे भारत में। 2017 की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। आंसर का 12 अगस्त को। और थीम क्या है इस बार की? थीम है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है इस बार के थीम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के। युवा जो हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्लिक की बात करी गई है। चाहे मोबाइल पर क्लिक करना हो, चाहे लैपटॉप में हो, मतलब क्लिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन का हिस्सा हो गया है, तो इसलिए ये थीम है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 1999 में घोषित किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। यहाँ पर वामपंथी का मतलब वो लेफ्ट वाला जो पार्टीज होती हैं वो नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स डे की बात हो रही है। वामपंथ मतलब लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं लोग, उसकी बात की जा रही है। इसका आंसर होगा 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को ये मनाया जाता है हर साल। बाएं हाथ से जो लोग लिखते हैं उसकी विशेषता है, और उसको लेकर बहुत सारे लोगों में वो रहता है। ख़ास तौर पर अगर कोई बच्चा किसी घर में वो दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखता है, तो उसको ज़बरदस्ती लोग राइट हैंड से ही लिखवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, उनका जो ब्रेन है वो बाएं हाथ से लिखने के लिए उस ढंग से एक्टिव है, तो इसलिए उनको बाएं हाथ से ही लिखने देना चाहिए। रोकना नहीं चाहिए कि नहीं दाएं हाथ से ही लिखो आप। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इन सब के इंफॉर्मेशन, जागरूकता, इन सब के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस पहली बार 1976 में मनाया गया था। लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक, उसके संस्थापक डीन आर कैंपबेल, उनके द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। आंसर होगा 13 अगस्त को। ठीक है, और इसकी थीम भी है, आज किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। बहुत बढ़िया थीम है, आज किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे। अंगदान से स्माइल बढ़ेगा, ये है थीम। तो अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन का जो महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो अंगदान यानी ऑर्गन डे के इतिहास के बारे में, तो इसका इतिहास जो ना 20वीं सदी की शुरुआत से हमें पता चलता है। और पहली जो सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था 1954 में हुआ था, जब रोनाल्ड डी हेरिक ने अपने समान जुड़वा भाई को किडनी दान की थी। और वो जो सर्जरी है, ट्रांसप्लांट है, वो डॉक्टर जोसेफ मरे के द्वारा ये किया गया था। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। और भारत में ये भी सवाल हो सकता है कि भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो होता है 27 नवंबर को। भारत में जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है वो 27 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 14 अगस्त को। आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना, मतलब आज तो डेट ये है तो 14 की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स छूट गई थी, उन सबको कवर कर रहा हूँ। एक करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा कि बीच में कुछ दिन करंट अफेयर्स नहीं आया था तो वो सब छूट गया, नहीं, पूरा कवर कराया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब 25-30 क्वेश्चन वो रखे हुए हैं, वो सब हम आपको धीरे धीरे
हर दिन अलग अलग कराते जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, 14 अगस्त होगा। और इस दिवस को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषित किया हुआ है, 2021 में ये घोषित किया था। उसके बाद से ये मनाया जाता है। जो विभाजन भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस दौरान जो लोगों को पीड़ा हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, तो उन सबको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2024 को देशवासियों ने, भारत के देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? आंसर का 78वां, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और इस बार हम लोगों ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? आंसर का 21 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है, UNGA ने। और ये दिवस वृद्ध जो लोग हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने, इन सब के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अगस्त को, ठीक है। और ये जो दिवस है ना, गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद नाम है उनका, वीर नर्मद, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। कवि थे वो वीर नर्मद, उन्होंने गुजराती भाषा में शानदार काम किया था, और कहा भी जाता है कि गुजराती भाषा का निर्माता थे वो, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1833 को सूरत में, गुजरात के सूरत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इक्वालिटी, वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स इक्वालिटी डे। आंसर होगा 26 अगस्त को, ठीक है। महिलाओं की बराबरी हो सके पुरुषों के साथ, इसके लिए मनाया जाता है। और अभी भी महिलाएं को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोयम दर्जे का सोचते हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी वजह से ये दिवस जो है ना वो घोषित है। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमेन्स इक्वलिटी, पुरुषों के समान काम, पुरुषों के समान जो है लोगों का व्यवहार हो उनके साथ, ये होना चाहिए, ठीक है। और इस बार की थीम है समावेश को प्रेरित करें, इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है। ये है इस बार की थीम। ये जो दिवस है ना वो अमेरिका में शुरुआत में, ये 1920 की बात है, जब अमेरिका में महिलाओं के मताधिकार को पारित किया गया था। मतलब पहले मताधिकार नहीं था अमेरिका में महिलाओं को, 1920 में वहाँ जो मिला मताधिकार। और तो यही है कि समानता का अधिकार मिले दुनिया भर में, ठीक है। तो ये फिर दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको पूरा करंट अफेयर्स पूरा कराया जाएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान है, आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ओके, बाय।